जय हिंद साथियों, हमारे परिवार बिहारी क्लासेस में आपका शुभ स्वागत है। तो आज के हमारे इस वीडियो में हमने टॉप 50 वैसे प्रश्नों को लिए हैं जिसको आप एग्जाम में कन्फ्यूजन से गलत कर देते होंगे। ये सभी प्रश्न बहुत अच्छे लेवल के हैं दोस्तों। आपसे एक आग्रह है कि आप एक्स्ट्रा फैक्ट को ध्यानपूर्वक सुनिएगा, यहाँ से आपको एग्जाम में टू द पॉइंट क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो हम जल्दी से इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न हमारा देख लेते हैं। अटल टनल मनाली और लेह मार्ग को जोड़ती है। याद रखेगा, अटल टनल जो कि भारत की सबसे लंबी सुरंग है, यह लेह और मनाली मार्ग को जोड़ती है। इसकी लंबाई पूछा जाएगा कि अटल टनल कितनी लंबाई है, तो कुल लंबाई इसकी है 9.02 किलोमीटर। याद रखेगा, अटल टनल की कुल लंबाई 9.02 किलोमीटर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वर्णांता वाले व्यक्ति को लाल रंग हरा दिखाई देता है। वर्णांता एक अनुवांशिकी रोग है जिसमें लाल रंग उसको हरा दिखाई देता है। और भी अनुवांशिकी रोगों को देखते हैं, जैसे हीमोफीलिया जिसको हम रॉयल डिजीज के नाम से जानते हैं, यह भी एक अनुवांशिकी रोग है। अगला प्रश्न देखते हैं। जवाहर सुरंग जो कि बनिहाल दर्रा में अवस्थित है। पूछा जाएगा कि जवाहर सुरंग किस दर्रे में स्थित है, तो बनिहाल दर्रा में। अगर प्रश्न यह पूछा जाएगा कि बनिहाल दर्रा किन दो शहरों को जोड़ती है, तो याद रखेगा श्रीनगर और जम्मू को बनिहाल दर्रा जोड़ती है। अगला प्रश्न देखते हैं। सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश, एसटी की बात किया जा रहा है, कौन सा है, तो सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ है। ध्यान रखिएगा, अगर राज्य पूछा जाएगा कि सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश। अगर भारत में एससी जनसंख्या की कुल प्रतिशत की बात करें तो 16.6% है एससी की कुल जनसंख्या। एसटी की हम बात करते हैं, शेड्यूल ट्राइब की, तो भारत में सर्वाधिक शेड्यूल ट्राइब कहाँ है, तो यह मध्य प्रदेश राज्य में है। पूरे भारत में इसकी प्रतिशत कितना है, तो 8.6% एसटी की कुल परसेंट है। और वहीं याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में तो सर्वाधिक है, लेकिन मेघालय में सबसे कम जनसंख्या एसटीओ का है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अबोहर वन्य जीव अभ्यारण्य पंजाब में है। याद रखिएगा, अबोहर वन्य जीव अभ्यारण्य यह पंजाब राज्य में है। अगला प्रश्न देखते हैं। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो रोहिला राष्ट्रीय उद्यान यह हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। और पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान यह भी हिमाचल प्रदेश में है। अगर पूछा जाएगा खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो हिमाचल प्रदेश। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान, पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान और खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान, यह तीनों हिमाचल प्रदेश में। ध्यानपूर्वक आप याद रखिएगा। साथियों, हमारा यह एक्स्ट्रा फैक्ट वाला वीडियो और कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा है और पिक्चर के माध्यम से हम समझाने का यह तरीका अगर आपको सही लग रहा है, तो प्लीज़ हमारे इस छोटे से चैनल को सपोर्ट करें और अपने सभी साथियों को यह वीडियो शेयर करें ताकि उनका भी लाभ हो पाए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। विश्व बैंक का अन्य नाम क्या है। याद रखिएगा, विश्व बैंक का अन्य नाम है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्मित एवं विकास बैंक। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है कि वर्ल्ड बैंक का अदर नेम क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्मित और विकास बैंक इसका राइट आंसर हो जाएगा। और वर्ल्ड बैंक और IMF को दोनों को जुड़वा बहन कहा जाता है, जिसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1944 में इन दोनों की स्थापना हुई थी ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। नटाल कांग्रेस की स्थापना 1994 में महात्मा गांधी जी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। याद रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका में ये महात्मा गांधी कब गए थे, तो 1893 में एक गुजरात के व्यापारी थे, उनके केस लड़ने के लिए वे दक्षिण अफ्रीका गए थे। और पूछा जाता है कि नटाल कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी, तो 1800 अगले साल कर दिए थे 94 में। यह गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में किए थे। पूछा जाता है कि ये अश्वेत क्रांति यानी रंग भेद नीति के विरुद्ध ये पहला आंदोलन करने वाले विश्व में व्यक्ति वे कौन थे, तो महात्मा गांधी ही उसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये भारत कब लौट कर आए थे, तो याद रखेगा 1915 में यह दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट कर आए थे। और ये दिन कौन सा था, तो 9 जनवरी। इसलिए 9 जनवरी को राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में हम मनाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अभ्रक में सिलिका की मात्रा सर्वाधिक होती है। याद रखिएगा, अभ्रक में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है, यह प्रश्न वन लाइनर में पूछ दिया जाता है। तो अभ्रक की सर्वाधिक मात्रा सिलिका होती है। अभ्रक में सर्वाधिक मात्रा सिलिका में होती है। और भारत में अभ्रक की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। कौन सा खान है, तो कोडरमा के पहाड़ी से अभ्रक निकाला जाता है, जो कि झारखंड राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है। रूस का गांधी किन्हें कहा जाता है, तो रूस का गांधी लेनिन को कहते हैं। याद रखिएगा, लेनिन को रूस की गांधी कहते हैं। और लेनिन ने ही नारा दिया था कि युद्ध बंद करो। अगला प्रश्न देखते हैं। कालिदास
चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में शामिल थे। याद रखेगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में कौन कौन शामिल थे? तो कालिदास थे और आर्यभट्ट थे और वराहमिहिर भी थे, इनके ही नवरत्नों में शामिल। याद रखेगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में ह्वेनसांग एक चीनी यात्री आया था, नहीं फहियान आया था। ह्वेनसांग पूछा जाएगा तो हर्षवर्धन के कार्यकाल में आया था। कालिदास, वराहमिहिर और आर्यभट्ट ये तीनों चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में शामिल थे। अगला प्रश्न देखते हैं, कालिदास का प्रथम रचना क्या था? सभी को तो पता है उनके लेखक, लेकिन याद रखिएगा कालिदास का प्रथम रचना पूछ दिया जाएगा तो ऋतु संहार हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और अभिज्ञान शाकुंतलम भी यह कालिदास का है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, वेलिंगटन ट्रॉफी का संबंध नौकायान से है। वेलिंगटन ट्रॉफी का संबंध नौकायान से है, याद रखिएगा। और वेम्बनाथ झील पूछा जाएगा, जो कि यह केरल में है। यहीं पे वेम्बनाथ झील में नौकायान होता है, केरल में नौकायान होता है वेम्बनाथ झील में, जो कि भारत की सबसे लंबी झील है। अगला प्रश्न देखते हैं, सुत्त पिटक में बौद्ध के उपदेशों का संग्रह किया गया है। सुत्त पिटक जो कि बौद्ध धर्म का एक धार्मिक ग्रंथ है, उसमें बुद्ध के उपदेशों का वर्णन किया गया है। ऑप्शन में दिया रहेगा कि सुत्त पिटक में क्या है, तो बुद्ध के उपदेशों का है। और प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे गौतम बुद्ध? याद रखिएगा, तो उन्होंने सारनाथ, जो कि यह वाराणसी के बगल में है, वहाँ पे सबसे पहले यह उपदेश दिए थे। और सर्वाधिक उपदेश पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे, तो श्रावस्ती में दिए थे। इन सभी फैक्ट को याद रखिएगा। उनकी मृत्यु यानी निर्वाण प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो कुशीनगर में हुई थी। अगला प्रश्न है, अभिनव भारत की स्थापना कब की गई थी? तो याद रखिएगा, यह मित्र मेला लगा था 1899 में, उसकी स्थापना भी वीर सावरकर ने किए थे। वही जाकर आगे संगठन बन करके यह अभिनव भारत के रूप में उभरा था, जो कि 1904 में बना था। और ये सावरकर बंधुओं ने यह मित्र मेला की स्थापना किए थे, जो आगे चलकर अभिनव भारत की रूप में स्थापित हुआ। कब? तो 1904 ईस्वी में। और 1905 इसके अगले साल ही क्या हुआ था कि यह अगले साल ही बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, अनुशीलन समिति क्रांतिकारियों का संगठन का केंद्र कहाँ था? अनुशीलन समिति था जो कि एक क्रांतिकारियों का संगठन था, जिसका केंद्र था बंगाल में। याद रखिएगा, प्रश्न पूछा गया है कि अनुशीलन समिति का केंद्र कहाँ था, तो बंगाल में था। अगला प्रश्न है हमारा, अभिनव भारत महाराष्ट्र की क्रांतिकारियों संगठन थी। अभिनव भारत जो था, जिसके बीडी सावरकर निर्माण करता थे, ये कहाँ का संगठन था, तो यह महाराष्ट्र में इसका यह संगठन बना था। अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे की पैरवी के लिए टीम गठित की गई थी, जिसके नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो भूला भाई देसाई कर रहे थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू। आज़ाद हिंद फौज का जो मुकदमा चलाया गया था, कब चलाया गया था, तो यह 1945 में यह मुकदमा चलाया गया था। ध्यान रखिएगा, आज़ाद हिंद फौज का मुकदमा 1945 में चलाया गया। किनके द्वारा, तो भूला भाई देसाई और पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। आगे हम कुछ और प्रश्न देख लेते हैं। ये सभी बहुत अच्छे लेवल के प्रश्न हैं दोस्तों, इसको आप कंठस्थ करके जाइएगा, एग्जाम में प्रश्न यहाँ से जरूर बनेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, स्वर्ण कमल पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। अगर प्रश्न पूछा जाएगा कि स्वर्ण कमल पुरस्कार किसके क्षेत्र में दिया जाता है, तो सिनेमा जगत में या फिल्म इंडस्ट्री में स्वर्ण कमल पुरस्कार दिया जाता है। अगला पुरस्कार है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो कि फिल्म जगत की सर्वोच्च पुरस्कार है, जिसकी शुरुआत 1969 में हुई थी। याद रखिएगा, 1969 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत हुई थी और देविका रानी रोरी को यह पहला दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस। नेल्सन मंडेला कौन थे, तो अफ्रीका के गांधी के रूप में जाने जाते हैं नेल्सन मंडेला, जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका को आज़ादी दिलाए थे। तो अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस यह 18 जुलाई को मनाया जाता है। भारत रत्न से इन्हें प्रदान किया गया था, तो यह कब किया गया था, तो 1990 में। नेल्सन मंडेला जी को 1990 में भारत रत्न प्रदान किया गया, जो कि एक दूसरे विदेशी थे। प्रथम विदेशी कौन थे जिन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया, तो 1987 में खान अब्दुल गफ्फार खान जी को भारत रत्न प्रदान किया गया। भारत रत्न की बात करें तो पहला बार यह 1954 में दिया गया था। किन किन को, तो उस समय भारत के उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और सीवी रमन जी को दिया गया था, और सी राजगोपालाचारी जी को दिया गया था। इन तीनों को 1954 में पहली बार भारत रत्न पुरस्कार सम्मानित किया गया। अगला देखते हैं दोस्तों,
इग्नू की स्थापना कब हुई थी? तो इग्नू की स्थापना 1985 में हुई थी, जब सार्क की स्थापना हुई थी 1985 में, जिसको हम दक्षेस के नाम से जानते हैं। इसकी भी स्थापना इग्नू और सार्क दोनों की एक ही टाइम पीरियड में हुई थी। और याद रखिएगा, इग्नू का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। और सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। कोणार्क मंदिर का नाम ब्लैक पैगोडा है, यह किसने दिया था? तो कोणार्क टेम्पल यह उड़ीसा राज्य में है, जिसको हम ब्लैक पैगोडा के नाम से जानते हैं। कोणार्क मंदिर जो कि सूर्य देव को समर्पित है। और कोणार्क टेम्पल को ब्लैक पैगोडा किसने कहा था? तो यूरोपियन नाविक जो थे उन्होंने कोणार्क टेम्पल को ब्लैक पैगोडा करते थे। इसका कहानी यह है कि यूरोपियन नाविक जब आते थे यह उत्कल तट पे, तो वहाँ से उनको दूर से ही दिखता था कि काला रंग का एक मंदिर है, तो जिसको ब्लैक पैगोडा उन लोग को निर्देशित किया जाता था कि वहाँ पे हमें पहुँचना है। अगला देखते हैं। पृथ्वी की कक्षा में स्थापित होने वाला पहला उपग्रह कौन सा था? तो पृथ्वी की कक्षा में पहला उपग्रह था स्पुतनिक 1। स्पुतनिक 1 जो कि सोवियत संघ 1957 में यह बनाया था, जो कि स्पुतनिक 1 यह 1957 में सोवियत संघ जो कि रूस आज है उनके द्वारा स्थापित किया गया था पहला उपग्रह। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। परमाणु परीक्षण 1998 में भारत के द्वारा किया गया था। यह कहाँ किया गया था? तो पोखरण में किया गया था। और कार्यकाल पूछा जाएगा कि यह इसके समय कौन थे? तो इंदिरा गांधी। इसके समय कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी थे भारत के प्रधानमंत्री। और 1998 का कोड नाम क्या था परमाणु परीक्षण का? तो ऑपरेशन शक्ति। याद रखिएगा, शक्ति उसका कोड नेम था। एक बार उससे पहले भी किया गया था परमाणु परीक्षण 1972 में। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी। उन्होंने पोखरण में परमाणु परीक्षण 1972 का कोड नेम क्या दिया था? तो स्माइलिंग बुद्धा, बुद्ध मुस्कुराए। अगला प्रश्न देखते हैं। चाय की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो चाय की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी की बात करें तो लेटेराइट मिट्टी है। याद रखिएगा दोस्तों, चाय की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी लेटेराइट मिट्टी है। और फैक्ट को याद रखिएगा, जैसे चाय की खेती भारत में सर्वाधिक कहाँ होती है? तो असम में होती है। और विश्व में अगर पूछा जाएगा तो चीन में होती है। वही कॉफ़ी की सर्वाधिक खेती कहाँ होती है? तो भारत में कर्नाटक में होती है। विश्व में पूछा जाएगा तो कॉफ़ी की सर्वाधिक खेती या कहवा यानी कि ब्राज़ील में होती है। अगला देखते हैं दोस्तों। एकमात्र विषैली छिपकली जिसको हम हेलोडर्मा कहते हैं, विषैली छिपकली का नाम क्या है? तो पूछ दिया जाएगा वन लाइनर में, तो उसका नाम है हेलोडर्मा। सर्वाधिक विषैली मछली का क्या नाम है दोस्तों? तो याद रखिएगा, सर्वाधिक विषैली मछली का स्टोन फिश के नाम से जानते हैं। और गिम्बूसिया एक मछली है जो कि यह कुआं में पाया जाता है, जिसका कार्य क्या है कि यह अशुद्धियों को दूर करता है, यानी कि मच्छर उस पर जो पनपते हैं, प्रदूषित करते हैं पानी को, उसको खा करके अपना भोजन बनाता है। वह मछली का नाम है गिम्बूसिया मछली। अगला प्रश्न है। अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करती है। लोकसभा एक क्या है कि यह अस्थायी सदन है, जिसका यह भंग भी किया जा सकता है। कौन भंग करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। तो अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करते हैं दोस्तों। और लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल होता है। और राज्यसभा का कार्यकाल पूछा जाएगा तो यह राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, जिसको भंग नहीं किया जा सकता, इसलिए इसका कार्यकाल नहीं होता है। लेकिन सदस्यों का पूछ दिया जाएगा कि लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्षों तक होता है। और यह 2/3 हर 2 वर्षों में वे हटते जाते हैं, अपने पद से रिटायर होते जाते हैं। और याद रखिएगा, राज्यसभा के जो भी व्यक्ति होते हैं उनको न्यूनतम उम्र क्या होता है? तो 35 वर्ष होता है। और वहीं लोकसभा की बात करें तो यह 25 वर्ष होता है। हमारे प्रधानमंत्री कितने वर्ष के बन सकते हैं मिनिमम? तो 25 वर्ष उनको योग्यता होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। वयस्क मताधिकार का प्रावधान कब अनुच्छेद कितने में है? तो वयस्क मताधिकार का प्रावधान अनुच्छेद 326 में किया गया है। 326 अनुच्छेद में यह किया गया है कि 18 वर्ष से वयस्क जितने भी व्यक्ति होंगे वे मताधिकार अपना दे सकते हैं। और एक बार पहले 21 वर्ष किया गया था, लेकिन उसके उपरांत राजीव गांधी के कार्यकाल में 21 वर्ष उम्र घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था। कब? तो 61वां संविधान संशोधन 1989 में।
याद रखिएगा, यह राजीव गांधी के कार्यकाल में किया गया था। राजीव गांधी के कार्यकाल में एक और चीज़ किया गया था जिसका नाम था क्या, तो 1985 में दल बदल कानून को विरोध किया गया था। दल बदल कानून 1985 में, जिसका 52वां संविधान संशोधन करके यह कार्य किया गया था। तो दोनों फैक्ट याद रखिएगा राजीव गांधी से। अगला देखते हैं दोस्तों, तीसरा कसम उपन्यास के रचनाकार कौन है। तो तीसरा कसम एक कहानी भी है और इसके उपन्यास के लेखक पूछ दिया जाता है, तो फणीश्वर नाथ रेणु तीसरी कसम के उपन्यास के लेखक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, गांधी जी ने अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना रंग भेद नीति के विरुद्ध बनाए थे। नटाल कांग्रेस की स्थापना हमने पढ़ा 1994 में, 1894 में नटाल कांग्रेस की स्थापना कौन किए थे, तो महात्मा गांधी जी किए थे, जो कि रंग भेद नीति के विरुद्ध किए थे। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने फिनिक्स हाउस की स्थापना कब किए थे। तो गांधी जी ने फिनिक्स हाउस की स्थापना 1904 में किए थे, जो कि अफ्रीका में ही किए थे दोस्तों। अगला देखते हैं, लियो टॉल्स्टॉय से प्रभावित थे महात्मा गांधी। पूछा जाएगा, ऑप्शन में दिया रहेगा कि गांधी जी इनमें से किन से प्रभावित थे, तो लियो टॉल्स्टॉय से प्रभावित थे। उनके पुस्तक काफ़ी ये पढ़ते थे। लियो टॉल्स्टॉय की स्थापना भी किए थे, एक संगठन बनाए थे लियो टॉल्स्टॉय गांधी जी के द्वारा, तो यह 1910 में बनाया गया था। याद रखेगा, लियो टॉल्स्टॉय की स्थापना गांधी जी के द्वारा 1910 में किया गया था। अगला प्रश्न की ओर आगे देखते हैं, वर्तमान में एससी में जजों की संख्या कितनी है। तो यानी सुप्रीम कोर्ट में जजों की कुल संख्या कितनी है, तो 34 है वर्तमान में। ऐसे 33 जज हैं, लेकिन एक मुख्य जज है, याद रखिएगा, जिसका नाम है DY चंद्रचूड़। अगला देखते हैं, वाष्पोत्सर्जन की दर का मापन कौन करता है। तो पोटोमीटर के द्वारा वाष्पोत्सर्जन की दर को मापते हैं। याद रखिएगा, पोटोमीटर वाष्पोत्सर्जन की दर को मापते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य प्रकाश की शक्ति का मापन किसके द्वारा किया जाता है। तो सूर्य प्रकाश की शक्ति का मापन हम एक्टिनोमीटर के द्वारा करते हैं। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक्टिनोमीटर सूर्य की प्रकाश की शक्ति को मापने में काम करता है। अगला है, डीएनए का संश्लेषण एस शेप के अंतर्गत होता है। ऑप्शन में दिया रहेगा कि डीएनए का संश्लेषण किसके अंतर्गत होता है, तो एस शेप हमारा उसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, स्तनधारियों के दो प्रमुख लक्षण जो अन्य कशेरुकों से अलग करते हैं, स्तन ग्रंथियां एवं दांत। स्तनधारियों के दो प्रमुख लक्षण हैं, ऐसे ऑप्शन में दिया रहेगा, स्तनधारियों के दो प्रमुख ऐसे कौन से लक्षण हैं जो अन्य कशेरुक यानी कि हड्डी वाले जीव से अलग करते हैं। तो स्तनधारियों का दो प्रमुख लक्षण है कि उनके अंदर स्तन ग्रंथि होगा और एक याद रखिएगा उनके अंदर दांत होगा। ये दोनों से पता चलता है कि ऐसे हड्डी वाले प्राणी हैं जो कि स्तनधारी इन सभी से अलग हैं। जिनके अंदर स्तन ग्रंथि पाया जाएगा और दांत पाया जाएगा, वे स्तनधारी प्राणी कहलाएंगे। साथियों, यही सब इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो कि टॉप 50 प्रश्न हैं। इन एक्स्ट्रा फैक्ट को आप ध्यानपूर्वक सुने होंगे तो आपको एग्जाम में यहाँ से ज़रूर प्रश्न देखने को मिलेंगे। हमारे इस चैनल और इस मेहनत के लिए हमारे से जुड़ जाएं। धन्यवाद।